सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, ध्यान से समझना। हमने सबसे पहले वेक्टर स्पेस पढ़ा, उसके बाद वेक्टर सब स्पेस, उसकी कुछ थ्योरम्स थी हमारे पास, और फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चंस देखे। अब जो हमारे पास जो टॉपिक शुरू हो रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ध्यान से एक बात सुन लो। जो हमारे पास वेक्टर स्पेस आगे चलने वाला है, ये एक लिंक है एक दूसरे से। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसके बाद लीनियर स्पैन है, उसके बाद लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, फिर हम बेसिस पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक भी स्किप हो गया तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसलिए ठीक है, तो जिस तरीके से चल रही है वीडियो उसी तरीके से देखनी है सिंपली। और याद रखिएगा, जो चीज नहीं समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है ये कोई आपको डायरेक्ट नहीं समझनी। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू इनका मतलब देखना है कि आखिर ये लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है। मैं उसी थ्रू से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो पहली चीज हमारे पास वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बात को। लेट वी एफ बी द वेक्टर स्पेस इफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n बिलोंग्स टू वी। देखो, ध्यान से डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कोशिश करता हूं इसे समझाने की। ध्यान समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास V कोई वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर एलिमेंट्स x y z, इस तरह के एलिमेंट्स है सारे के सारे, और x y z कोई भी रियल नंबर है मेरे पास। अरे बात समझ में, मेरे पास मैंने एक वेक्टर स्पेस एज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है। अब क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान समझना बात को। मैं इस सेट में से कुछ एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा हूं। ध्यान समझना बात को। मैं क्या कर रहा हूं, सेट में से कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा हूं। एक अल्फा 1 लिया मैंने, 1 0 0। एक मैंने अल्फा 2 लिया, 0 1 0। और एक अल्फा 3 लिया, 0 0 1। ठीक है, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है क्या चीज है। ध्यान समझना कि डेफिनेशन क्या है इसकी। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मैंने तीन वेक्टर्स कंसिडर कर लिए जो वी में है मेरे पास। असल में ये एस में है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये एस का क्या मतलब है यहाँ पे। लेकिन तीन एलिमेंट्स मैंने मान लो वेक्टर स्पेस में से है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन तीनों वेक्टर को जब मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इन्हें स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास रिजल्ट वेक्टर आएगा। और जब उन तीनों को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, फाइनली एक वेक्टर ही आएगा। मान लो वो है हमारे पास क्या है, अल्फा है। और ये अल्फा कैसे आया, ध्यान समझना बात को। मैं तीन स्केलर कंसिडर कर रहा हूँ। एक A1 लिया मैंने, मान लो मैंने 1 ले लिया। A2 2 लिया, और A3 क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया। तो ध्यान समझना क्या है, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3। वैल्यू रखो फटाफट यहाँ। अल्फा 1 कितना है, 1 0 0। A2 कितना है, 2 0 1 0। A3 कितना है, 3 0 0 1। वैल्यू पुट कर दिया हमने सिंपली। क्या है मेरे पास, ध्यान से, 1 0 0 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 0 2 0। यहाँ 3 से कर दिया 0 0 3। यहाँ क्या है मेरे पास, 1 आया। यहाँ कितना आ गया, 2। यहाँ कितना आ गया, 3। एक्स कॉम्पोनेंट तीनों को ऐड करे, फिर वाई, और फिर जेड। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू ये आई, निकल गई। अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 1 2 3। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो 1 2 3 है, वो जो 1 2 3 है असल में कैसे आया, वो आया मेरे पास 1 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1। क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास ये वेक्टर 1 2 3 बन के आया, कैसे आया मेरे पास, जब मैंने तीन वेक्टर्स को तीन स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आया, 1 2 3 आया। आ रही बात समझ में। तो असल में क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, पढ़ो ध्यान से देखो। मेरे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है VF, उसके कुछ वेक्टर्स लिए हमने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, कुछ वेक्टर्स लिए। उन वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ध्यान ध्यान समझिए बात को, उन वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने उन्हें ऐड किया सिंपली, तो मेरे पास एक वेक्टर बन के आया, कोई भी एक वेक्टर बन के आया मेरे पास सिंपली। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। किसका, उन वेक्टर्स का। यानी कि जो ये वेक्टर आया मेरे पास अल्फा, जो मेरे पास ये वेक्टर आया अल्फा, ये असल में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। यानी कि जो ये मेरे पास अल्फा है, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इन तीन वेक्टर्स की फॉर्म में। यानी कि सिंपली अल्फा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। अरे बात समझ में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन असल में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर मैं किसी सेट में से कुछ वेक्टर्स उठा रहा हूं,
स्केलर ले लेके मैं सिंपली ऑपरेशन लगा लगा के वेक्टर्स बनाया जा रहा हूँ, वही वेक्टर जो बन के आ रहा है वही क्या है हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन है। किसका? उन वेक्टर्स का जिनसे वो बन के आया है। 3 वेक्टर्स मैंने लिए थे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, स्केलर से मल्टीप्लाई किया तीनों को, ऐड करने के बाद जो वेक्टर बन के आया वही क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका? इन तीनों के तीनों वेक्टर्स का। आ रही बात समझ में? तो क्या है मेरे पास, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 हमारे पास V के अंदर है, तो कोई भी वेक्टर जो क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन है मेरे पास, कि अल्फा अगर हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 3 वेक्टर्स के, या 3 से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, कोई 3 स्पेसिफाई नहीं है, कितने भी वेक्टर्स हम ले रहे हैं, फाइनाइट सबसेट ले रहे हैं सिंपली, उन पे जब हम स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड करने के बाद जो भी वेक्टर आ रहा है वही क्या है हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। किसका? उन वेक्टर्स का जो हमने कंसिडर किया। सबके नहीं, जिन वेक्टर्स का यूज करके, स्पैनिंग करके, अभी एक शब्द आगे पढ़ूंगा, स्पैन करा मैंने, सिंपली स्पैन का मतलब जोड़ दिया, इन तीनों के तीनों वेक्टर को स्पैन किया और मेरे पास ये बन के आ गया। या सिंपल शब्दों में कहूं कि इन 3 वेक्टर्स ने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके इसे क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। एक नया शब्द आगे हम पढ़ेंगे, जनरेट। इन तीनों वेक्टर्स ने क्या किया, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके इस नए वेक्टर को जनरेट कर दिया हमारे पास सिंपली। तो जो वेक्टर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किन्हीं भी 3 या 3 भी नहीं, कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं सिंपली, उसे हम क्या कह रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं उन वेक्टर्स का। आ रही बात समझ में इतनी? मुझे लगता है लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अगली चीज के लीनियर स्पैन क्या है मेरे पास, अगली चीज क्या है, लीनियर स्पैन। यहां समझा, देखो बात को यही समझाऊंगा एक चीज। देखो लीनियर स्पैन कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैंने यहाँ क्या लिया, अल्फा 1 1 0 0 लिया, आपको मन कर रहा है कुछ और ले लो, ठीक है, क्या कर रहा है आपको मन कर रहा है, अल्फा 1 की जगह मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, ले लो, इसकी जगह आप कुछ और ले लो। अल्फा 1 मान लिया, मैंने लिया 2 0 0, अल्फा 2 मैंने ले लिया 1 2 3, और अल्फा 3 लिया मैंने 0 0 3, कुछ भी जो आपको मन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये ए की वैल्यू जो निकालनी है, ये कैसे निकाल लेंगे, अभी हम मैट्रिक्स के थ्रू सारा अच्छे समझाऊंगा, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो क्या है क्या नहीं। ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले लिया मैंने सिंपली। अब A1 A2 A3 चेंज कर लो, A1 मान लो 2 है, A2 4 है, और A3 कितना है, 6 है। A3 कितना है मेरे पास, 6 है। अब इसका निकाल लो कि वेक्टर क्या आएगा, ऐसे मैंने यहाँ वेक्टर निकाला था, ऐसे यहाँ निकाल लो कि बीटा कितना आ जाएगा, बताओ बीटा कितना आ जाएगा, ध्यान से डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। A1 अल्फा 1 यानी कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 से, A2 अल्फा 2, A2 कितना है 4, अल्फा 2 कितना है 1 2 3, A3 अल्फा 3 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 0 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 0 3 से। सोल्व करके बताओ कितना आ जाएगा आंसर। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 2 2 सा 4 हो गया, 4 1 सा 4 प्लस का 4 और 6 इंटू 0 6, एक्स कॉम्पोनेंट एक साथ लिख दिया मैंने। 2 को 0 से करा खत्म, 4 2 सा 8 8 आ जाएगा यहाँ पे, 2 को 0 से खत्म किया, 4 3 सा 12 और 6 3 सा 18, 18 और 12 कितना होता है 30, तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 8 8 30। आ रही बात समझ में इतनी? तो क्या कह सकता हूं मैं, जो 8 8 30 असल में क्या है, इन 3 वेक्टर्स का, कौन से, इन 3 वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। जो ये मेरे पास आंसर आया, मेरे पास जो बीटा आया, ये असल में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है इन 3 के 3 वेक्टर्स का। इन 3 वेक्टर्स का क्या हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो स्पैनिंग का क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। स्पैन क्या है, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर स्पेस VF है और S उसका क्या है, सबसेट। अभी क्या था ना मैं, कि जो एलिमेंट्स है वो V से नहीं आ रहे हैं, हम मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे पास यहाँ पे एक सबसेट है S, जो कि एक सब स्पेस ही है, यानी कि इसके एलिमेंट्स भी फील्ड के कहां से आएंगे, जो इस वाले वेक्टर की फील्ड से आ रहे हैं, सेम टू सेम वही रहेगा। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, कुछ क्या है, सारे के सारे जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये 2 0 0 1 2 3 0 0 3, उसके बाद क्या था मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैंने जो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ कंडीशंस के थ्रू हो गया, अभी सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो मेरे पास S क्या है, सबसेट है V का, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे V के अंदर। V क्या है हमारे पास, 3 कोऑर्डिनेट्स का सबसे बड़ा सेट है हमारे पास, सारे के सारे पॉइंट्स 3 कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर V के अंदर होंगे।
तो उसमें से कोई से भी 3 एलिमेंट्स की उठा लो, कोई दिक्कत नहीं आनी, सारे के सारे किसमें होंगे, वी होंगे, यानी कि एस क्या है, वी का सबसेट है। The linear span of S is a set of all the linear combination of finite set of elements of S and is denoted by LS, यानी कि LS हमारे पास असल में क्या है, जब मैंने इसके कुछ एलिमेंट्स को उठाया, जब मैंने इसके कुछ एलिमेंट्स को उठाया, फाइनाइट सेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ S कुछ लिए मैंने, और उनका क्या लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन किया। क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन किया। ऐसे मैंने यहाँ अल्फा और बीटा किया। क्या क्या आंसर आया बताओ फटाफट। एक तो 1 2 3 आया, एक तो 1 2 3 आया, ठीक है, और दूसरा क्या है मेरे पास 8 8 30, दूसरा क्या है मेरे पास 8 8 30। ऐसे बहुत सारे आएंगे, डिपेंड करता है कंडीशन पे, बहुत सारे आएंगे मेरे पास सिंपली, ठीक है। तो एल एस मेरे पास क्या है, ध्यान समझो, मैंने कुछ एलिमेंट सेट के उठाए, लीनियर कॉम्बिनेशन लगाया, उससे कुछ वेक्टर्स बने, ये मेरे पास वेक्टर्स बने, उन्हीं सारे के सारे वेक्टर्स का जो सेट है, उन्हीं सारे के सारे वेक्टर्स का जो सेट है वो क्या है मेरे पास, एल एस है। तो हमारे पास लीनियर स्पैनिंग असल में क्या है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, पढ़ो ध्यान से, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। आ रही है बात समझ से, यानी कि अगर मैं एस में से कुछ एलिमेंट्स उठा रहा हूं, उन्हें स्पैन कर रहा हूं, नया शब्द सुनो, क्या है, स्पैन कर रहा हूं, सिंपली स्पैनिंग करने के बाद एक वेक्टर बन के आ रहा है, उन्हीं सारे वेक्टर्स का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, लीनियर स्पैन कहलाएगा। यानी कि लीनियर स्पैन असल में क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, इन्हीं लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को हम क्या कह रहे हैं, लीनियर स्पैन कह रहे हैं। सीधी सी बात कहूं तो लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद असल में बन के क्या आ रहा है हमारे पास, वेक्टर ही तो बन के आ रहे हैं। तो सिंपल भाषा में कहूं कि जितने वेक्टर्स बन के आ रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद, कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स एस के उठाने के बाद, वो सारा सेट क्या कहला रहा है, एल एस कहला रहा है। अरे बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली हमारे पास एक सेट है, देखो बात समझो, मेरे पास एक सेट है वी, उसका सबसेट क्या है मेरे पास, एस है, क्या है, एक वी एफ है वेक्टर स्पेस, एस उसका क्या है, सबसेट है। लीनियर स्पैन ऑफ एस असल में क्या है, सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन, कुछ एलिमेंट्स एस के लिए, उन्हें स्पैन किया, कुछ बन के आया मेरे पास, क्या क्या, एक तो ये जैसे यहाँ और यहाँ, ये दो चीजें बन के आई मेरे पास सिंपली, जब मैंने सिर्फ इसके ये 3 एलिमेंट लिए और बी के लिए मैंने सिर्फ ये 3 एलिमेंट लिए, ठीक है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स बन के आए, वेक्टर बन के आया है, इन्हें एक सेट में रख दो, उसी सेट को हम क्या कह रहे हैं, लीनियर स्पैन कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इसे फटाफट लिखो सिंपली, अगर ये समझ नहीं देखो बाद में वही है, A1 अल्फा 1 ये मेरे पास है, ये मुझे क्या देगा, अल्फा देगा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 क्या देगा, अल्फा देगा। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है हमारे पास, फाइनाइट सबसेट ऑफ S, यानी कि S का एक सबसेट है। देखो ध्यान से, मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिए, ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर है, यानी कि जो मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स है, ये क्या है असल में, इस S का क्या है, सबसेट है। अल्फा 1 भी इसका सबसेट है, अल्फा 2 भी इसका सबसेट है, अल्फा 3 भी क्या है, इसका सबसेट है, क्योंकि इसी के तो एलिमेंट्स है सारे के सारे ये। और A1 A2 A3 हमारे पास क्या है, फील्ड के सबसेट है, यानी कि जो हम A1 A2 A3 ले रहे हैं 3 एलिमेंट, अगर इसे एक सेट में लिखूं तो वो किसका सबसेट होगा, फील्ड का। ऐसे ही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यहाँ 3 लिए, इन्हें एक सेट में रख दूं तो ये किसका सबसेट है, S का सबसेट है मेरे पास। तो अल्फा आ गया, अगर हम मैं चेंज कर दूं, अल्फा 1 की जगह क्या रख दूं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, क्या रख दूं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो उससे क्या बनेगा मेरे पास, एक और वेक्टर बन जाएगा बीटा, ठीक है, वो भी इसी सेट में रखा जाएगा। ऐसे गामा 1 गामा 2 गामा 3 को स्पैन करने के बाद एक गामा वेक्टर बन के आएगा, ठीक है, वो भी किस में जाएगा, एलएस में जाएगा। तो एलएस में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ध्यान से बताओ कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो वेक्टर्स जो सर्टेन वेक्टर्स की स्पैनिंग के बाद आए, यानी कि जब मैंने सर्टेन वेक्टर्स को, कुछ गिनती है वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो जो वेक्टर बन के आया वही वेक्टर हम किस में रख रहे हैं, एलएस के सेट में रख रहे हैं, वही उसके एलएस के एलिमेंट्स होंगे। आ रही है बात समझ में, लिखो इसे फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्या है क्या नहीं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स, यानी कि ये दो वेक्टर्स जब इन्होंने स्पैनिंग की, दैट मीन्स जब मैंने इन दो वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक वेक्टर आया, और वो वेक्टर क्या है मेरे पास, ये है। तो ये कह रहे हैं कि किस m की वैल्यू के लिए ये बात ट्रू होगी, जाहिर सी बात है, ये दो वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 3 2 1, अल्फा 2 क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 1 0, और इन दोनों से जनरेट होके
जो भी वेक्टर आया मेरे पास वो क्या है M31। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन में क्या कह सकता हूँ, बाय डेफिनेशन क्या कह सकता हूँ कि जो अल्फा है वो कैसे बन के आया होगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, यानी कि इन दो वेक्टर्स ने सिंपली स्केलर से मल्टीप्लाई करके इस वेक्टर को जनरेट कर दिया। यूं कह सकता हूं कि जो ये वेक्टर है मेरे पास ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 और अल्फा 2 का। सिंपल लैंग्वेज में वैसे इसकी असली बात यही है कि अल्फा 1 अल्फा 2 ने इस वेक्टर को जनरेट कर दिया स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद। असली यही लैंग्वेज है। बाबर ये क्यों बोल रहा हूँ, आगे डायमेंशन पढ़ेंगे हम थोड़ा सा 3-4 टॉपिक के बाद, तो वहां समझ में आएगा कि हमारे पास कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स है जो पूरे के पूरे सेट को ही जनरेट कर देंगे। यहाँ क्या है, हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर जनरेट हो रहा है, ठीक है, वहां पूरा का पूरा सेट ही जनरेट हो जाएगा। जैसे कि देखो अगर मैं बात करूँ, चलो वो वहीं करेंगे बात, फिलहाल अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करना ध्यान से कि मतलब क्या है इन चीजों का, क्योंकि आगे लिंक होगी सारी चीजें। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू रख दो, क्या है मेरे पास M31, A1 नहीं पता, ये कितना है अल्फा 1 321, A2 भी नहीं पता, और ये कितना है मेरे पास अल्फा 2 210। अरे बस में कर लो अंदर मल्टीप्लाई सिंपली, क्या आ जाएगा 3A1 माइनस 2A1 A1, यहाँ कितना आ जाएगा 2A2 कॉमा A2 और कॉमा 0। ऐड कर दो सिंपली ने, कितना आ जाएगा 3A1 प्लस 2A2 कॉमा 2A1 प्लस A2 और कॉमा A1। ये मेरे पास आ गया। एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स से, वाई को वाई से, जेड को जेड से। अब इतनी बात समझ में आई गई होगी। ठीक है, कंपेयर कर लो दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या कर लो, कंपेयर कर लो। एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स से करो, एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स से। हमारे पास क्योंकि A1 A2 A3 नहीं दे रखा क्वेश्चन में कहीं भी, चलो M1 3A1 प्लस 2A2 के इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर 1। जो मेरे पास 3 है वो किसके इक्वल आएगा 2A1 प्लस A2 के नंबर 2, और जो मेरे पास 1 है वो किसके इक्वल आएगा A1 के नंबर 3। अरे सुन में इसे मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से बात को समझना कि ये वाला किसके इक्वल है M के, M1 के, ठीक है, ये वाला किसके इक्वल है 3 के, और ये वाला किसके इक्वल है 1 के। ठीक है, इस तरफ लिखने के बजाय मैंने उस तरफ लिख लेता हूँ, सॉल्व करने में आसानी होगी। ये वाला M के इक्वल, ये वाला 3 के इक्वल, और ये वाला किसके 1 के इक्वल। ये तो आंसर आ गया यहाँ पे, A1 1 के इक्वल है, पहली बात पता चल गई। अभी वैल्यू कहाँ रख दूँ, यहाँ रख दो वैल्यू, ये A1 की वैल्यू यहाँ रख दो, बताओ कितना आ जाएगा, ध्यान से समझो बात को। A1 1 रखा, A2 कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 3 माइनस 2, ये भी कितना आ गया 1 आ गया। आगे A2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से 1 आ गई है। अब सवाल है M1 निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाली इक्वेशन में A1 भी पता है A2 भी पता है, काम हो गया, रख दो। A1 1 है, A2 भी 1 है, और ये M1 के इक्वल है, तो कितना आ गया 5 M1 के इक्वल आ गया। यानी कि M की वैल्यू मैं M1 लेके चल रहा हूँ, असल में M ही है ये, ठीक है, ये M ही है, M1 नहीं है, ये M ही है। ठीक है, तो M की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से 5 आ गई। आ रही है बात समझ में, M की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 5 आ चुकी है। तो मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया वो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या है। इस वाले वेक्टर, ये जो वेक्टर है असल में क्या है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि इन दोनों वेक्टर ने 1 1 स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब ऐड किया तो कौन सा वेक्टर जनरेट कर दिया, ये वाला M31। M कितना है 5, तो 5 3 1 वेक्टर जनरेट कर। ठीक है, लिखिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। इन द वेक्टर स्पेस ऑफ R3 एक्सप्रेस द वेक्टर्स 1, -2, 5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। जो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, सिंपली इस वाले वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में इसे एक्सप्रेस करना। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, हमें बात पता है ये कौन सा वेक्टर है हमारे पास अल्फा 1, -2, 5। अल्फा 1 कितना दे रखा है 1, 1, 1। अल्फा 2 कितना है 1, 2, 3। अल्फा 3 कितना है हमारे पास 2, -1, 1। ये हमारे पास इनो वेक्टर्स है। बाय डेफिनेशन हमें पता है ये जो अल्फा है वो कैसे लिखा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3। अभी हम पढ़ के आए अच्छी तरीके से। अल्फा कितना है 1, -2, 5। A1 नहीं पता, अल्फा 1 कितना है 1, 1, 1। A2 नहीं पता, अल्फा 2 कितना है 1, 2, 3। A3 भी नहीं पता, और ये कितना है मेरे पास 2, -1 और 1। वैल्यू रख दी सिंपली। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे,
इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक्स कॉम्पोनेंट, इसका एक्स कॉम्पोनेंट, इसका एक्स कॉम्पोनेंट, तीनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, a1 a2 और ट्वाइस ऑफ a3 कॉमा a1 प्लस 2a2 माइनस का a3, और यहाँ क्या है मेरे पास, a1 प्लस का 3a2 और प्लस का a3। अरे बात समझ, इस तरीके से एक तो हर स्टेप पे चेक करते रहना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन जाएंगे वेक्टर स्पेस के आगे चल के, तो ध्यान देना है। a1 a2 a3 सही लिखा गया, a1 a2 a3, और ये मेरे पास a3 सही है। अरे बात समझ में, इधर कितना है, 1 माइनस 2 और 5। अरे बात समझ में, अब कंपेयर कर लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, x को x से, y को y से और z को z से। क्या आ जाएगा बताओ, a1 प्लस a2 प्लस ट्वाइस ऑफ a3। ठीक है, थोड़ा मैं इधर को लिख रहा हूँ इसे, a1 प्लस a2 प्लस ट्वाइस ऑफ a3 किसके इक्वल है, 1 के। a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a2 माइनस a3 किसके इक्वल है, माइनस 2 के। a1 प्लस 3a2 प्लस a3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। मेरे पास 3 इक्वेशन बन के आ गई है। अब इन्हें सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो इससे पहले डाल चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे सॉल्व करने से पहले आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगी। बहुत सारे तरीके हैं, डिटरमिनेंट मेथड है, उसके बाद एक्लोन मेथड है हमारे पास सिंपली, और एक डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट वही है जो आप 11th-12th में करते आ रहे हैं, यहाँ से a3 की वैल्यू हटाई, यहाँ से a3 की वैल्यू हटाई, तो a1 a2 में 2 इक्वेशन बन जाएगी, उन दोनों को सॉल्व करके a1 a2 निकल जाएगा, और फिर उसकी हेल्प से a3 निकल जाएगा। लेकिन मैं वो तरीका नहीं बता रहा, मैं यूज करूंगा एक्लोन फॉर्म सिंपली मैट्रिक्स मेथड से, क्योंकि उससे आंसर निकालना भी आसान होता है और गलती होने के चांस भी कम रहते हैं। ध्यान से समझना क्या है क्या नहीं, बहुत आसान बात है। ये जो इक्वेशंस है हमारे पास, सबसे पहले वीडियो मैंने पहले ही बता दिया अच्छी तरीके से, वो देख लेना, थोड़ा हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ। ये जो वीडियो है, ये जो है इक्वेशंस, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। ये क्या है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाती है, क्योंकि ax1 प्लस by1 प्लस cy1 इज इक्वल टू डी। यहाँ डी की वैल्यू जीरो नहीं है हमारे पास, डी की एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर यही वैल्यू डी की सारी जीरो हो जाए, सिर्फ a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 सिर्फ यही बचे, डी की कोई वैल्यू ना आए, ये है ना हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू डी, ये होते हैं हमारे पास सिंपली। तो अगर ये डी जीरो हो गया हमारे पास तो होमोजीनियस, अगर नहीं है तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये क्या है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस है। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या होते हैं, ध्यान से देखो, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ऑग्यू मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लिखते कैसे, ऐसे इस तरीके से, ए और यहां से हम सिंपली बी, इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। अब इसे लिखने का तरीका ध्यान से देखो, ए में तुम्हारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, ध्यान से कोफिशिएंट इसके, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 1, इसका क्या है 2। ठीक है, और ये जो बी होता है मेरे पास, ये चलता है यहाँ 1 आगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट -1, और ये कहाँ आ गया -2, ये 1, ये 3, इसका कोफिशिएंट 1, और ये आ गया 5। यहाँ हमने इस तरीके से लाइन बना दी। ठीक है, तो सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरीके से हम लिखते हैं। अब एक्लोन फॉर्म क्या होता है, एक्लोन फॉर्म आपको पता भी है, एक्लोन फॉर्म क्या होती है, सिंपली मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मेरे पास लिखी है, तो इसकी हेल्प से यहाँ 2 0 बनानी है हमें, इस बीच वाले की हेल्प से यहाँ 0 बनानी है। ठीक है, और यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसके नीचे एलिमेंट ही नहीं है। अगर इसके नीचे एलिमेंट होता तो वहां भी हम क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। यानी कि डायगोनल के हर एलिमेंट्स के नीचे हमें क्या बनानी है, 0 बनानी है। उसे ही हम एचेलॉन फॉर्म कहते हैं, एचेलॉन फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है मैट्रिक्स। यहाँ भी हमें वही करना है, देखो ध्यान से, आसान है काम, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। देखो 1 1 2, पहले वाली रो तो मैंने एज इट इज रख दी, क्योंकि पहले वाला छेड़नी नहीं है हमें, सिंपली उसकी हेल्प से बाकी 2 को 0 बनानी है। बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या रूल लगेगा, R2 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ, R2 कैसे चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R1, और R3 को कैसे चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस R1। बताओ, इतनी बात समझ में आई। इसमें जैसे माइनस करते 0 बन जाएगा,
इसमें से इसे माइनस करते ही 0 बन जाएगा। करो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, -1 में से -2 गया तो -3, -2 में से 1 गया और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। अरे इतनी बात समझ में। R3 माइनस R1, इस पहली वाली रो में से यानी कि तीसरी वाली रो में से पहली वाली रो को माइनस कर रहे। करो, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 2 गया माइनस का 1, 5 में से 1 गया 4। बताओ जी, इतनी बात समझ में आई अच्छी तरीके से। R2 में से R1 माइनस करा, R3 में से R1 माइनस करा, चेक कर लो एक बार ध्यान से। -3 आ जाएगा, ये -3 1 और ये 3 में से गया 2, 1 में से 2 गया -1, 5 में से 1 गया 4, ये हमारे पास आ गई। बन गई 2 0 नीचे। अब क्या करना है, ये तो इसके नीचे बन गया हमारे पास सिंपली, इस वाले एलिमेंट के नीचे 0 बना लिया हमने। अब इस वाले एलिमेंट के नीचे 0 बनाएंगे, यानी कि इसे इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, यानी कि ऑपरेशन कहाँ लगानी है, R3 में लगाओ। पहले वाली रो एज इट इज लिख लूं 1 1 2 1, ये वाली एज इट इज लिख लो, इन्हें नहीं चेंज करेंगे ना हमें तो R3 से काम है। बताओ क्या ऑपरेशन लगाओगे R3 में, R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ट्वाइस क्यों लिया, R3 में से इसे माइनस करना है तो पहले इस वाली सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 2 बन जाए, ठीक है, और उसके बाद इस वाले में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बताओ क्या आ जाएगा फटाफट स्पीड में, ये तो 0 रहने वाला है, ये भी 0 बन जाएगा। -1 में से क्या माइनस कर रहे हो, देखो ध्यान से, -1 में से क्या माइनस कर रहे हो, ट्वाइस ऑफ -3, ट्वाइस ऑफ -3 कितना आ जाएगा 6, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 5। बताओ यारी बात समझ में इतनी, यहाँ 5 आ गया हमारे पास सिंपली। यहाँ 4 में से क्या माइनस कर रहे हो, ट्वाइस ऑफ R2, तो 3 2 6, 6 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। बताओ जी, इतनी बात समझ में आ रही है इस तरीके से, किस तरीके से क्वेश्चन करना। बन गया एक्लोन फॉर्म आराम से, सारे डायगोनल एलिमेंट के नीचे क्या आ गया, 0 आ गया मेरे पास। अब रूल क्या था, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है, बताओ जी रूल क्या था अगर ध्यान से वीडियो देखी है आपने, हाँ जी बताओ। रैंक देखनी है हमें, एचेलॉन फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमें मैट्रिक्स की रैंक दिखानी है, रैंक कितनी आई है, बताओ रैंक कितनी है इसकी। अगर मैं सिर्फ आपको रैंक ए पूछ रहा हूँ, बताओ, अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे ए की रैंक बता दो। अब ए की रैंक कितनी है, देखो ध्यान से, ए सिर्फ इतना है, ए सिर्फ इतना है, तो लास्ट वाली रो को छुपा लो हाथ से। बताओ जी, तीनों की तीनों नॉन जीरो रो है, हाँ ये ए भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, यानी कि इसकी रैंक कितनी है मेरे पास 3। रैंक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, रो में अगर एक भी एलिमेंट 0 के अलावा है तो वो नॉन जीरो रो में कंसिडर होगी। तो रैंक ए कितनी आ गई, 3 आ गई। रैंक ए बी कितनी आई, बताओ जी, रैंक ए बी कितनी आई पूरी की पूरी, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो और तीसरे वाले भी नॉन जीरो, तो रैंक कितनी है 3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, बताओ जी, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, एक A1, एक A2 और एक 3। अच्छे समझा चुका पिछले वाली वीडियो में क्या कैसे करना है कैसे नहीं। अगर वहां वो भी नहीं देखे तो यहाँ समझ लो सिंपली क्या है। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रैंक देखेंगे, अगर नॉन होमोजीनियस है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी, होमोजीनियस है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी। अगला क्वेश्चन करा दूंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ए की रैंक 3 आ गई। रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो नॉन जीरो रोज कितनी थी 3, ए बी में भी कितनी थी 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3, देखो ध्यान से, A1 A2 A3। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कितने वेरिएबल्स है, 3 है मेरे पास। एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ध्यान से, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो मेरे पास जो रैंक ए की है, जो रैंक ए बी की है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास 3 के इक्वल है। क्या है मेरे पास, तीनों के तीनों इक्वल है, और इक्वल किसके है 3 के है मेरे पास सिंपली। इसका मतलब जो इक्वेशंस है मेरे पास, ये इक्वेशंस कहूँ या कहूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो क्या है मेरे पास कंसिस्टेंट है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है मेरे पास कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन पक्का आएगा जो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा कोई सॉल्यूशन आएगा जो इन तीनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब सवाल आता है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दोनों में से कौन सा है। तो डिपेंड करेगा आपकी इस कंडीशंस पे जो आपके पास लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, देखो अगर तीनों इक्वल आते हैं हमारे पास सिंपली, तो कौन सॉल्यूशन आता है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या कह सकता हूं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। अरे बस उनमें अगर रैंक ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इक्वल है हमारे पास 3 के इक्वल,
तो मैं क्या कह सकता हूँ, कौन सा सोल्यूशन होगा हमारे पास, यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन। यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन पता है ना वो कब आता है, ऐसे जब 2-3 लाइन मान लो ऐसे कट करके जा रही है, तीनों तीनों एक सर्टेन पॉइंट पे कट करके जाएगी, यहाँ सर्टेन इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक पॉइंट मिलेगा हमें जो इन तीनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही हमारे पास क्या है, यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन। ये वाला हो गया। और एक ओवरलैपिंग वाला आता है केस, 11th क्लास में पढ़ रखा है, ओवरलैप, जब दो लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती है सिंपली, तब भी हमारे पास क्या आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, हद से ज्यादा सॉल्यूशंस। और अगर दो लाइन पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई सोल्यूशन नहीं दे रही। और 3 के केस में तो आपको पता ही है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरी नहीं कर रही, तब भी किस में जाएगा, नॉन कैटेगरी में जाएगा हमारे पास। क्यों, इनकंसिस्टेंट में, क्योंकि हमें तीनों लाइन का देखना है कि एक पॉइंट ऐसा जो तीनों को सेटिस्फाई करे। आ रही है बात समझ में। तो पैरेलल लाइंस के केस में इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट की लाइन में क्या होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में। अगला देखो क्या है, तो इतनी बात समझ में आ गई, सिस्टम क्या है, इक्वेशन। अब जाहिर सी बात है, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन आ गया, यानी कि A1 A2 A3 कुछ वैल्यू आएगी। अब मैं क्यों कह रहा था आपसे कि मैट्रिक्स मेथड से करो, देखो ध्यान से, इसकी हेल्प से कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम, A1 A2 A3 की वैल्यू कैसे निकलेगी। ध्यान से इसे पकड़ लो, लास्ट वाले लाइन को, इसमें ध्यान दो पहले, जो मैंने एरो बनाया, ये A1 है, ध्यान समझना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये D है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है मेरे पास सिंपली, ये वाली D है ना, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो लास्ट वाले को पकड़ो, क्या आ जाएगा, 5A3। 5A3 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। 5A3 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। तो A3 कितना आ गया यहाँ से, A3 आ गया मेरे पास यहाँ से 2। 5 से डिवाइड करेंगे, A3 कितना आ गया, 2 आ गया। सेकंड लाइन पे आ जाओ, 1 क्या है यहाँ पे, A2, 1 इंटू A2, ये क्या है, -3A3, किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। अरे बस में इतनी रखो वैल्यू, वैल्यू रख लो फटाफट, कितनी आ जाएगी, A2 A3 कितना है, 3, 3 2 से कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से A2 कितना आ गया मेरे पास, -6, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -3 और +6 कितना होता है, 3। कितना आ गया मेरे पास यहाँ से, 3 आ गया। तो एक आंसर ये निकला, एक आंसर ये निकला। तीसरा आ जाओ, पहले वाली लाइन पे आ जाओ, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, और ये 2 क्या है मेरे पास, प्लस ट्वाइस ऑफ A3, किसके इक्वल आ गया, 1 के। दोनों वैल्यू आपको ऊपर पता चल चुकी है, बताओ क्या क्या है। A1 निकालना, A2 3 है और 2, A2 3 है मेरे पास, और A3 कितना है, 2, 2 2 से कितना हो जाएगा, 4। वैल्यू रख लो, A कितना आ जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया मेरे पास यहाँ से, 7, और 1 में 7 का कितना आ जाएगा, -6। कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो मेरे पास A1 -6 आ गया, A2 3 आ गया, और A3 कितना आ गया, 2 आ गया। आई बात समझ में। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करा, देखा कि रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, और उसमें भी कौन सा, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसी की हेल्प से ऑगमेंटेड एक्लोन फॉर्म जो हमने बनाई है, उसी के हेल्प से हम A1 A2 A3 डायरेक्ट निकाल लेंगे, उल्टा शुरू करके। डायरेक्ट पहले A3 निकलेगा, उसके हेल्प से A2 निकलेगा, उसके हेल्प से A1 निकलेगा डायरेक्ट। कोई मतलब लफड़े की जरूरत नहीं है, सिंपली डायरेक्ट करना है क्वेश्चन। मिल गए तीनों के तीनों ही, A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक लाइन मुझे चाहिए सिंपली। A1 मेरे पास कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, देखो ध्यान से। कहाँ लिखूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है हमें, एक आखिरी लाइन लिखनी है। देखो तो हम क्या कह सकते हैं, जो अल्फा है, जो हमारे पास अल्फा है कितना, 1 -2 और -5। असल में देखो, इस पर फोकस करो, ये तो करना था मैं क्वेश्चन में, ये तो हमारा मेन पर्पस था जो हमें निकालना था। A1 कितना है, -6, अल्फा 1 हमें दे रखा था 1 1 1, A2 कितना आ गया मेरे पास 2, अल्फा 2 कितना है 1 2 3, A3 कितना है मेरे पास, चेक करो 2, एक मिनट, A2 था 3, A2 था 3, और A3 कितना था 2, 2 -1 और 1, यही मेरे पास क्या है, मेरा आंसर है। हमें क्वेश्चन में यही कहा था करने के लिए कि इस वेक्टर को, किसको, 1 -2 -5 को एक्सप्रेस करो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 वेक्टर्स। तो A1 A2 A3 ही निकालना था, बाकी सब पता था हमें। तो ये सारा का सारा काम हमने किसके लिए करा, A1 A2 A3, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब अगर बाई चांस यहाँ पे जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उनका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट आ जाता, क्या आता है, इनकंसिस्टेंट, तो इसका क्या मतलब था, इसका सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि फील्ड में
जो भी फील्ड का सेट है मेरे पास, उसमें कोई भी ऐसे स्केलर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, यानी कि A1 A2 A3 ऐसे उसके अंदर है ही नहीं जो स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद उस वेक्टर को दे दे। अरे बस में, यानी कि हर बार जरूरी नहीं है कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको आपसे कह दूं कि भाई मेरे पास 1 1 1 है, ये लिख दिया मैंने, तो आप इसे जबरदस्ती बना के दिखाओ। 3 वेक्टर्स मैंने आपको दे दिए, मैंने कहा दिया 1 2 3 है, 2 3 4 है और 3 4 5 है। ठीक है, मैंने कहा बना के दिखाओ सिंपली A1 A2 की कोई A3 की कोई पॉसिबल वैल्यू ढूंढो जिन्हें स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद, जब मैं ऐड करूंगा तो 1 1 1 आ जाए। ढूंढो बैठ के। हमने कैलकुलेट करा A1 A2 A3 इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गए, मतलब A1 A2 A3 की कोई पॉसिबल वैल्यू हमें नहीं मिली, यानी कि हम इस वाले वेक्टर को इन 3 वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि इस वेक्टर को हम सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते इन 3 वेक्टर का। और अगर स्पैनिंग की टर्म में बात करूं तो ये 3 वेक्टर स्पैन करके, यानी कि ये 3 वेक्टर मिलकर इस वेक्टर को जनरेट नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी स्केलर एलिमेंट A1 A2 A3 नहीं है जो तीनों मिलके इस एक वेक्टर को जनरेट कर दे। आ रही बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको इनकंसिस्टेंट वाला भी, इसे लिखो पहले फटाफट। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। Is the vector 2 minus 5 3 in the subspace of R3 spanned by the vectors this and this? अब देखो समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन में लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के दे के रखेंगे, कुछ में स्पैनिंग कह देंगे। देखो स्पैनिंग क्या रखा है कि इन 3 वेक्टर्स की स्पैनिंग से हमारे पास क्या हुआ, ये वाला वेक्टर जनरेट हुआ। आ रही बात समझ में? तो लैंग्वेज दोनों समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन से काम चल लो। ठीक है, स्पैनिंग का मतलब पता होना चाहिए, यानी 3 वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं उसे। तो चेक करना है हमारे पास कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वही सेम मेथड लेके चलना है, लेके चलो फटाफट। क्या है मेरे पास, सिंपली अल्फा लिया, कितना 2 माइनस 5 3, अल्फा 1 कितना है, उधर लिखा हुआ है 1 माइनस 3 2, अल्फा 2 कितना है 2 माइनस 4 और माइनस 1। ठीक है, और मेरे पास अल्फा 3 कितना है 1 माइनस 5 7। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3। अरे बात समझ में अच्छी तरीके से रख दो वैल्यू फटाफट। अल्फा कितना है 2 माइनस 5 3, A1 नहीं पता। ठीक है, अल्फा 1 कितना है 1 माइनस 3 2 A2, अल्फा 2 कितना है मेरे पास 2 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, और अल्फा 3 कितना है मेरे पास 1 माइनस 5 और 7। ठीक है, वैल्यू रखी सिंपली अल्फा 1 की, अल्फा 2 की, अल्फा 3 की। कर दो सॉल्व फटाफट। एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स से करो डायरेक्ट। देखो ध्यान से A1 ट्वाइस ऑफ A2 और A3, A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A3 प्लस A3। अरे बात समझ में, पहले सबको अंदर मल्टीप्लाई करोगे और फिर एक्स कॉम्पोनेंट को ऐड करोगे। अरे बात समझ में इतनी, ये मैंने वैसे पहले भी समझा रखा है आपको, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। माइनस 3A1, इसे इससे करा, इसी से करोगे माइनस 4A2, इसी से करोगे माइनस 5A3, कॉमा 2A1 माइनस A2 प्लस 7A3। ये मेरे पास आ गए। चेक कर लो, देखो हर बार कहा मैंने हर स्टेप पे एटलीस्ट चेक करना है एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। A1 ट्वाइस ऑफ A2 A3 माइनस 3A1 माइनस 4A2 माइनस 5A3 2A1 माइनस A2 प्लस 7A3। ठीक है, कंपेयर कर लो फटाफट। कंपेयर करोगे तो बताओ एक्स कॉम्पोनेंट A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 प्लस A3 किसके इक्वल लग दिया 2 के। एक्स कॉम्पोनेंट एक्स के इक्वल रखा, वाई कॉम्पोनेंट ये रहा 3A1 4A2 5A3 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 5 के। ट्वाइस ऑफ A1 माइनस A2 प्लस का 7A3 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। अरे ऑप्शन में एक्स कॉम्पोनेंट एक्स के इक्वल रखा, वाई कॉम्पोनेंट वाई के, और जेड कॉम्पोनेंट जेड के इक्वल रख दिया। ठीक है, इक्वेशन कैसी है, कैसी इक्वेशन फटाफट बताओ। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के। बनाओ फटाफट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ए बी। ये थोड़ा देर को लिख रहा हूं, ये तो कैसे बनेगी बताओ फटाफट स्पीड में। कोफिशिएंट उठा लो सिंपली, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, और आगे क्या आ जाएगा डी 2 आ जाएगा मेरे पास सिंपली। यहाँ कितना है मेरे पास सिंपली माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस का 5। यहाँ कितना है 2 माइनस 1 7 और ये कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ बीच में क्या बना दो
लाइन बना दो। अरे बस अच्छे तरीके से चेक कर लेगा 1 2 1 2 -3 -4 -5, ठीक है, एंड 2 -1 7 एंड 3, ओके सब ओके है। अब फिर वही बात, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स को क्या बनाना है, जीरो, यानी कि एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले वाला लाइन तो सेम टू सेम लिख दो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले लाइन में बताओ क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 में हम R1 को जोड़ देंगे, R2 में हम R1 को जोड़ देंगे, लेकिन किस चीज की कमी है, पहले वाले रो में 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दूं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। R3 पे आ जाऊं, R3 से मुझे R1 को माइनस करना, क्योंकि 2 में से जब माइनस करूंगा तभी जीरो आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, पहले वाले में 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दूं। ये मेरे पास क्या आ गया, ऑपरेशन आ गए, करो। -3 में से करूंगा जीरो आ जाएगा। अब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 6 और 6 में -4 कितना आ जाएगा 2, -5 लिया प्लस का 3 माइनस का 2, -5 है, 3 2 6 1, ठीक है, करके देखेंगे। पहले मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लेना और फिर इस वाले में से माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं आनी, ये तो 11 12 का काम है, वैसे ये तो आनी चाहिए अच्छी तरीके से। 2 में से ये गया हमारे पास, कितना आ जाएगा 0। अब -1 में से क्या कर रहे हैं, माइनस का 4 कर रहे हैं, माइनस के 1 में से माइनस का 4 यानी कि माइनस का 5, 7 में से 2 कर रहे हैं यानी कि 5, 3 में से क्या कर रहे हैं, 2 2 4, 2 2 4 यानी कि -4, तो 3 में से -4 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अरे समझ में, अब बताओ क्या करोगे, ये नहीं मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट के नीचे, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे 0 बनाई, बन गई 0। अब डायगोनल के सेकंड एलिमेंट के नीचे 0 बनानी है, कैसे बनाओगे, अब देखो 5 और 2 है, लड़ाई बड़ी होने वाली है, काम नहीं चलेगा मेरे पास सिंपली, क्योंकि 5 और 2 है, कोई तरीका है नहीं मेरे पास, सिंपली 0 बना दूंगा। देखो तो ऑपरेशन देखना किस तरीके से लिख रहा हूं मैं, देखो क्या चीज की है दिक्कत, ध्यान समझना बात को। इतनी बात तो तय है ना कि R3 में से कुछ ना कुछ मुझे R2 में ऐड करना है, इतनी बात पक्की है, R3 में से R2 में कुछ ना कुछ ऐड करना है, क्योंकि माइनस प्लस ही उसे खत्म करके 0 बनाएगा। अब मैं R3 लिख लो, पहले R3 क्या है, -5 लिख लो, -5 मैंने साइड में लिख लिया, प्लस का 2 भी लिख लो, प्लस का 2 भी लिख लो। अब यहाँ जो स्पेस बचा है, यहाँ ऐसा एलिमेंट लिखो जो इसे 0 बना दे, देखो क्या है, 2 को खत्म करने का काम एक ही जना कर सकता है, जब नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -5 को खत्म करने का काम कौन कर सकता है, प्लस का 5, तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि यहाँ जो स्पेस छोड़ा है, यहाँ क्या लिखना है, 5/2 लिखना है। यानी कि R3 में से जब मैं 5/2 टाइम्स R2 प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरे पास 0 बन जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, -5 में +5 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे पास। आया ऑपरेशन समझ में, किससे लिखना है, तो 1 2 1, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 2 -2 1, दोनों रो सेम रहने वाली है, तीसरे में क्या आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ मैंने भी बताया 0 बनेगी। यहाँ चेक कर लो, 5 में कुछ प्लस करना है, 5/2, और R2 कितना है मेरे पास, -2, 2 से 2 खत्म हुआ, प्लस का माइनस खत्म करके 0 बना देगा। -1 और 1 चेक कर लो, -1 और 1, अच्छा एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हमारे पास, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 - 5, 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। देखो तो मेरे पास क्या है, -1 प्लस 5/2 -1 5/2 टाइम्स क्या, R2 के इक्वल आएगा, R2, चलो R2 कितना है मेरे पास, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक करते जाना, ऐसे मैं बता रहा हूँ ताकि कुछ गलती ना हो। यहाँ ओके हमारे पास, तो -1 में क्या जोड़ा, 5/2 टाइम्स ऑफ R2, सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, -1 प्लस 5/2, ये आ जाएगा 3/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, तो फ्रैक्शन आ रहा है, घबराना नहीं, फ्रैक्शन भी आ सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि फ्रैक्शन नहीं आना, हमेशा इंटीजर ही आएगा। आ रही बात में, तो मेरे पास इतना आंसर आ गया, जैसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या आया रिजल्ट, अब ध्यान से देखो रिजल्ट क्या आया, मेन तो मेरे रिजल्ट से मतलब है, रैंक ऑफ ए, बताओ जी रैंक ऑफ ए कितनी आई, कैसे कहा मैंने, रैंक ऑफ ए कैसे निकलेगी, डी वाली लाइन छुपा दो, बस डी वाली लाइन छुपा दी मैंने, सिंपली क्या बचा, देखो डी वाली लाइन छुपा दी, नॉन जीरो रो और ये क्या आ गई 0 रो, यानी कि ए में हमारे पास सिर्फ 2 ही है नॉन जीरो, तो रैंक कितनी आई है की, 2 आ गई। रैंक ऑफ ए बी बताओ, रैंक ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी, नॉन जीरो रो और नॉन जीरो रो 3/2 आ गया एक एलिमेंट जो 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉन जीरो रो, तो कितना आ गया
3 आ गए। नंबर वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। A1 A2 A3 तीन ही वेरिएबल्स है, A1 A2 A3। अब हुआ क्या देखो कि जो रैंक है ए की वो कम आ गई जनाब, किससे? रैंक ऑफ ए बी से। आ रही बात समझ में? जो रैंक ऑफ ए है वो रैंक ऑफ ए बी से क्या आ गई? कम आ गई हमारे पास। तो 3 रूल क्या थे देखो, वो पिछली वाली वीडियो पता नहीं देखी होगी नहीं देखी होगी आपने। तो अगर ए की रैंक ए बी के रैंक के इक्वल है और नंबर ऑफ, ठीक है 1 मिनट, रैंक ऑफ ए बी के इक्वल है तो सॉल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? कंसिस्टेंट है। आ रही बात समझ में? क्या है? कंसिस्टेंट है। अगर रैंक ऑफ ए बी से कम आ रही है तो सॉल्यूशन कैसा है? इनकंसिस्टेंट। बस इतनी बात याद रखनी है। अगर रैंक ए बी से कम आ गई तो इनकंसिस्टेंट, और ए बी के इक्वल आ गई तो कंसिस्टेंट। हम कंसिस्टेंट में 2 केस हैं, एक यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन इंटरसेक्ट करके मिलेगा, और कोइंसिडेंट से क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसका सिंपल सा फंडा यही है कि अगर ये दोनों नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गए तो यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग वाला 1 पॉइंट मिलेगा बस। और अगर दोनों के दोनों नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास रैंक ए बी, एज की जो रैंक है वो ए बी से कम आ गई तो कंसिस्टेंट तो है ही नहीं, इनकंसिस्टेंट है, तो काम ही खत्म हो गया हमारे पास। क्या हो गया? काम खत्म हो गया। तो क्या लिखूंगा? सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट है हमारे पास, यानी कि A1 A2 A3 की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी कि हमारे पास क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर है मेरे पास 2 -5 और 3, ये जो वेक्टर है मेरे पास, इसे मैं इन तीनों फैक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकता। 2 - 3 कैन नॉट एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 - 3 2, 2 - 4 -1 एंड 1 - 5 7। आ रही है बात समझ में? यानी कि मैं इस वेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 गिवन वेक्टर्स, यानी कि ये 3 वेक्टर्स स्पैनिंग करके इस वेक्टर को जनरेट नहीं कर सकते। A1 A2 A3 तीन स्केलर्स की वैल्यू ऐसी नहीं मिली कि इन तीनों के साथ जब मैं उनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन करूं वो इस वेक्टर को जनरेट कर दे, ऐसी कोई वैल्यू मुझे नहीं मिली। आ रही बात समझ में? तो वीडियो देख लेना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। आई होप सो लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैनिंग समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अगले टॉपिक में ठीक है, अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लीनियर जब हम पढ़ेंगे ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे कहाँ तक पहुंचना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक। तो पहले हम लीनियर डिपेंडेंट पढ़ेंगे, फिर इंडिपेंडेंट, फिर बेसिस पढ़ेंगे क्या होता है, फिर स्पैनिंग पढ़ेंगे, फिर डायमेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद 4 टॉपिक आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज, रैंक ऑफ रेंज, नल स्पेस और नलिटी। ठीक है, इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक वेक्टर को दूसरे में, फिर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और आपकी बुक हो जाएगी कंप्लीट। तो मेन चीज हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे उस क्वेश्चंस में यूज होंगे। इन कंसेप्ट को समझो। जैसे जैसे आप 8वीं क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, सिंपली छोटे छोटे टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 में एकदम से वो बीच में यूज हो जाते हैं। अब एक्सपोनेंट है, कोई नहीं कहने वाला एक्सपोनेंट आपका अलग से क्वेश्चन आने वाला है एक्सपोनेंट का, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के बीच में यूज हो जाएगा। जैसे मैट्रिक्स है हमारे पास, 3rd सेम में थी, BSc सेकंड ईयर में, अब यहाँ यूज हो रही है, किसे पता था? अब ऐसा थोड़ी है कि अलग से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, निकालेंगे, चेक करो कि इनकंसिस्टेंट है या नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले वे। लेकिन उसका सीखने का मेन पर्पस क्या था? आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। आ रही है बात समझ में? तो जो आप सीख के आए हैं पिछला, वो कहीं ना कहीं आगे पक्का यूज होगा। ऐसा नहीं है वो बेकार जाएगा जिंदगी में, कहीं ना कहीं यूज होगा। तो उन्हें अच्छे से सीखिए, फिर आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, लिखो इसे फटाफट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।